अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। वजीर आजम इमरान खान की बहन अलीमा खान की अमेरिका में जायदाद से मुताल्लिक मजीद तफसीलात सामने आ गई हैं। कल हमने आपको बताया था कि अलीमा खान की अमेरिका में एक जायदाद है जिसकी मालियत उस वक्त तकरीबन 45 करोड़ रुपए बताई जा रही है इस वक्त, और ये जायदाद उन्होंने 2004 में खरीदी मगर 2017 तक इसे पाकिस्तानी हुकाम के सामने जाहिर नहीं किया गया, बल्कि 14 साल बाद यानी 2018 में इस जायदाद को जाहिर किया गया। आज इस बात की तस्दीक हो गई है। हुकूमत ने तस्लीम कर लिया है कि अलीमा खान अपनी जायदादें डिक्लेयर कर चुकी हैं। हमने भी अपने कल के प्रोग्राम में आपको यही बताया था कि अलीमा खान ने अपनी जायदाद डिक्लेयर की, मगर 14 साल बाद 2018 में डिक्लेयर की थी। अब वजीर आजम इमरान खान की बहन की एक और जायदाद सामने आ गई है। अलीमा खान की अमेरिका में भी एक जायदाद है। अलीमा खान ने जून 2017 तक यह जायदाद पाकिस्तान में जाहिर नहीं की, बल्कि 2018 में, अब पिछले साल 2018 में आकर डिक्लेयर की। मगर अलीमा खान ने अमेरिका की जायदाद कब, कैसे और क्यों जाहिर की, इस हवाले से अब अहम तफसीलात सामने आ रही हैं। द न्यूज़ के तहकीकाती सहाफ़ी अहमद नूरानी के मुताबिक अलीमा खान के खानदान के अफराद ने यह तस्लीम कर लिया है कि उनकी अमेरिका की जायदाद को 2018 में नून लीग के दौर में दी गई एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाकर जाहिर किया गया, जिसकी तस्दीक पाकिस्तानी टैक्स हुक्काम ने भी कर दी है। ये तो पता चल गया कि अलीमा खान ने अपनी जायदाद कब और कैसे जाहिर की, मगर दूसरा सवाल यह है कि उन्होंने ये जायदाद जाहिर क्यों की। अलीमा खान को मजबूरन ये जायदाद जाहिर करना पड़ी। इस पूरे मामले की मजीद क्या तफसीलात हैं, बात करेंगे द न्यूज़ के तहकीकाती सहाफ़ी अहमद नूरानी से। अहमद नूरानी साहब, 2018 में एमनेस्टी स्कीम ली है और एमनेस्टी स्कीम में अपनी जायदाद को जाहिर किया है अलीमा खान साहिबा ने। क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि 2018 की एमनेस्टी स्कीम के तो खुद वज़ीर आज़म इमरान खान खिलाफ थे और वो कह रहे थे अगर हम इख्तिदार में आएंगे तो हम तहकीकात करेंगे कि उस शख्स की जो एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठा रहा है, उन्होंने क्या कहा था वो भी हम आवाम को दिखाएंगे। मगर क्या वजह बनी कि उन्हें एमनेस्टी स्कीम लेनी पड़ी? जी शाहजेब, बेसिकली ना इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा इस सवाल का जवाब देने के लिए। मैं अभी भी थोड़ी देर पहले एक डिस्कशन सुन रहा था जियो में, जिसमें कोई इस तरह का मौक़िफ़ भी सामने आया कि कोई इल्ज़ामात लग रहे हैं करप्शन के या किसी फंड्स में से पैसे चोरी करने के। तो जो हमने कल तफसीलात लोगों के सामने, आवाम के सामने रखी, उसमें हमने तो कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, सिर्फ एक फ़ैक्ट स्टेट किया कि न्यू जर्सी के अंदर ये 3 फ्लैट्स पर मुश्तमिल एक पूरी बिल्डिंग जो है वो अलीमा खान साहबा जो है उसका मेजॉरिटी शेयर जो है वो ऑन करती हैं, और उसकी जो बाकी तफसीलात थी वो सब लोगों के सामने रखी, और ये बताया कि 2004 में ख़रीदी थी और 14 साल तक इस प्रॉपर्टी को उन्होंने छुपाए रखा। बात सिर्फ इतनी है कि इन्होंने 2018 में जब ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम, जिसको इमरान खान साहब काला धन सफ़ेद करने की स्कीम कहते रहे हैं, उसके तहत डिक्लेयर किया, तो उसमें बुनियादी वजह ये थी कि अलीमा खान साहबा की इसके अलावा भी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ थी जो दूसरे मुल्क में उन्होंने बना रखी थी। हम ये कभी भी नहीं कह रहे कि उन्होंने किसी गलत तरीके से बनाई, बहरहाल बना रखी थी। खबर सिर्फ ये है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ थी दूसरे ममालिक के अंदर भी। 2016 में जब हमें इन प्रॉपर्टीज़ का पता लगा, जैसा कि हमने कल बताया भी, तो हमने इनको सवालात भेजे कि हमें आप ये कंफर्म करें, नंबर 1 कि ये प्रॉपर्टीज़ आपकी हैं अमेरिका में, बरतानिया में और यूएसए में, और नंबर 2 आप हमें अपने सोर्सेज ऑफ इनकम बताएं जिनके ज़रिए आपने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ये वाली जायदादें बनाई हैं। अलीमा खान साहबा को हर तरीका आजमाया गया जो भी एक सहाफ़ी प्रोफेशनली आजमा सकता है, अपना सकता है, उनसे उनका मौक़िफ़ लेने का, लेकिन उन्होंने मुकम्मल तौर पे अवॉइड किया, उन्होंने भी और उनकी फैमिली के मेंबर्स ने भी, कि वो किसी भी किस्म का कोई जवाब दें। लेकिन फिर कुछ अरसे बाद हमारे इल्म में ये चीज़ आई कि शायद वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को बेचने की कोशिश कर रही हैं, बेच रही हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ को, जो कि पाकिस्तान से बाहर उन्होंने बनाई हुई थी। ये हमारे लिए बड़ी तशवीश का बायस था कि हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया पनामा पेपर आने के बाद, जबकि एक इल्ज़ामात का एक सिलसिला चल रहा था, मुख्तलिफ लोगों पे इल्ज़ामात लग रहे थे कि उसकी भी प्रॉपर्टी है, उसकी भी प्रॉपर्टी है, तो इनकी भी प्रॉपर्टीज़ थी। ये बजाय जवाब देने के उन प्रॉपर्टीज़ को बेचना शुरू कर दिया। और मैं आपको वैसे बताऊं कि जो पहली इन्फॉर्मेशन थी वो बुनियादी इन्फॉर्मेशन थी। उस वक्त ये पता था कि ये प्रॉपर्टीज़ इनकी हैं, माजी में शायद रही हों, मतलब इनसे एसोसिएटेड थी। बिल्कुल कन्फर्म उस वक्त तक डीड या जो टाइटल डॉक्यूमेंट होता है प्रॉपर्टीज़ का वो हमारे पास नहीं था।
2016 में। तो जब इनसे रब्ता किया गया और इन्होंने अवॉइड किया मुकम्मल तौर पे, तो एक प्रॉपर्टी जो हमने कल रिपोर्ट की न्यू जर्सी की, वो वाहिद प्रॉपर्टी इनकी फॉरेन प्रॉपर्टीज़ में ऐसी थी जो ये मुकम्मल तौर पे ऑन नहीं करती थी, 75% ऑन करती थी, और बाकी 25% हिस्सा न्यू जर्सी अमेरिका की इस प्रॉपर्टी में इनकी एक बिज़नेस पार्टनर का था जो इनकी सबका बिज़नेस पार्टनर है। जब इन्होंने ये वाली प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश की तो उस बिजनेस पार्टनर ने ये प्रॉपर्टी बेचने से इनकार कर दिया। इनकी इस कोशिश की वजह से ये बात बाहर आई और पता लगा कि ये बाकी प्रॉपर्टीज़ तो बेच भी चुकी हैं। ये एक प्रॉपर्टी ये बेच नहीं पा रही थी इस एक फैक्ट की वजह से कि इनका जो पार्टनर था, बिजनेस पार्टनर एक्स बिजनेस पार्टनर थी, वो बेचने को राज़ी नहीं थी बिजनेस डिस्प्यूट की वजह से, जिसकी बहुत लंबी डिटेल्स हैं। हम इस वक्त सिर्फ इसके बेचने के हवाले से फोकस कर रहे हैं। वैसा मगर जो उनकी वो जब बेचने के लिए तैयार नहीं थी साथ मिलकर और एक कोई बिजनेस डिस्प्यूट इनका था, तो वो एमनेस्टी के लिए क्या इन्होंने उनसे राब्ता किया और इसके अलावा क्या फिर तमाम असासे बाकी बेच दिए हैं? ये एक ही प्रॉपर्टी रह गई थी? इस एक प्रॉपर्टी को बेचने ना सकने की वजह से इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, और अगर ये इनके नाम पे रह जाती और एफआईए यहाँ पे एक्शन स्टार्ट कर देता तो फिर साफ ज़ाहिर है कि ये पकड़ी जाती कि आपने प्रॉपर्टी डिक्लेयर भी नहीं की और आप अभी तक उसकी मालिक हैं। हालांकि जो प्रॉपर्टीज़ ये बेच चुकी थी वो भी, बेचने का मतलब ये नहीं होता कि वो एसेट जो है वो डिस्पोज ऑफ हो गया। आपके पास पैसे आ गए तो वो भी आपका एसेट है ना। आपने बताना तो था कि आपके किस किस मुल्क में, किस किस जगह पे, कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी। तो खैर इस वजह से कि ये प्रॉपर्टीज़ ये वाली बेच नहीं सकी, तो फिर इन्होंने प्लान बनाया कि अब हम इस प्रॉपर्टी को सेल तो नहीं कर पा रहे, तो इसको अब डिक्लेयर करते हैं। और डिक्लेयर करने का वाहिद रास्ता इनके पास टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो कि गवर्नमेंट ने अनाउंस की, साबका गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी, वो था। उसके बाद इन्होंने राब्ता किया उसी पार्टनर से जो कि इस प्रॉपर्टी के अंदर 25% शेयर के मालिक थे कि आप हमारे साथ चल के चलें, बेच नहीं रहे तो आप इसको डिक्लेयर ही कर दें। तो चूँकि वो डिस्प्यूट के मामला थे और उन्होंने कहा कि वो ये काला धन सफ़ेद करने की स्कीम है, मैं तो इससे फ़ायदा नहीं उठाऊँगी, जो कुछ भी है जो हमने किया, मैंने किया, वो बिल्कुल सही किया, आपका मामला है, आप ही डील कर रहे हैं, तो आप ही इसको डिक्लेयर भी कर लें, आप जाके टैक्स एमनेस्टी स्कीम के तहत जो भी करना चाह रहे हैं। तो फिर शायद ये एक वो बैकग्राउंड और ये वो पस मंज़र था कि जब अलीमा खान साहबा के पास कोई चॉइस ना रही, वो बेचने में नाकाम हो गई, इस एक फॉरेन प्रॉपर्टी को, बाकियों को बेच लिया, तो इनको फिर ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम के तहत जो है वो डिक्लेयर करना पड़ी। बहुत शुक्रिया अहमद वाहिद साहब थे। अब ये अहम मामला है और अगर ये दो बिजनेस पार्टनर्स के अपने डिस्प्यूट का मामला है और अगर कोई गैर कानूनी काम किया वो अलीमा खान ने किया, तो फिर हुकूमत को वाज़े मौक़िफ़ इस हवाले से अपनाना चाहिए, क्योंकि अपोजिशन एक केस बना रही है जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर सवाल उठा रही है और हुकूमत कोई वाज़े मौक़िफ़ नहीं दे रही है। अहम बात यह है कि जिस एमनेस्टी स्कीम से अलीमा खान ने फ़ायदा उठाया वो नून लीग ने अपने दौरे हुकूमत के आखिर में दी थी। एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाना कोई गैर कानूनी बात नहीं थी, क्योंकि कानून उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, मगर जो मयार ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने तय कर दिया है उसके मुताबिक अलीमा खान का एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाना बिल्कुल उस मयार के ख़िलाफ़ है। अलीमा खान को ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से तहकीकात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जब 2018 में इस एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया गया तो इमरान खान ने ना सिर्फ उसे मुस्तरद किया था बल्कि ये दावा भी किया था कि अगर वो हुकूमत में आए तो फ़ायदा उठाने वालों के ख़िलाफ़ तहकीकात करेंगे। इस एमनेस्टी स्कीम को मेरी और मेरी पार्टी मुस्तरद करती है। हम 2018 का इलेक्शन जीतेंगे, जिन्होंने एमनेस्टी ली है सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे। जब बार बार आप डाकुओं को ये स्कीम्स दे देते हैं तो मैं सवाल पूछता हूँ कि जो लोग ईमानदारी से इस मुल्क में टैक्स देते हैं वो तो बेवकूफ़ लोग निकले ना। आपने तो उनको ये पैगाम दिया कि तुम्हारे से ज़्यादा बेवकूफ़ कोई है नहीं, पहले चोरी करो, टैक्स ना दो, करप्शन करो, थोड़ी देर के बाद एक स्कीम आ जाएगी। ये कौन सी दुनिया देती है इतनी एमनेस्टी स्कीम्स? जिस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान, उस वक्त वो वज़ीर आज़म नहीं थे, इलेक्शन कैंपेन में थे, ये कह रहे थे कि ये हुकूमत डाकुओं को एमनेस्टी स्कीम दे रही है, उसी वक्त उनकी अपनी बहन अलीमा खान उस एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठा रही थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस एमनेस्टी स्कीम पर तनकीद की जिससे उनकी अपनी बहन ने फ़ायदा उठाया। इससे पहले भी इमरान खान टैक्स एमनेस्टी स्कीम पर तनकीद करते रहे। 2016 में उन्होंने ये कहा था कि एमनेस्टी बरसर इक़्तिदार अशराफिया लेकर आती है ताकि काला धन सफ़ेद किया जा सके। ये एमनेस्टी स्कीम ईमानदारी के ऊपर टैक्स है, ईमानदारों पे टैक्स है, जो ईमानदार टैक्स पेयर है उनके ऊपर टैक्स है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि रूलिंग एलीट
अपने लिए एमनेस्टी स्कीम लेके आती है ब्लैक का पैसा वाइट करने के लिए। रूलिंग लीड के लिए कह रहे थे कि ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए, काला धन सफ़ेद करने के लिए ये लेकर आती है। अब वो इक़्तिदार में हैं, उनकी अपनी बहन ने उस एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया है। 2016 और उससे पहले भी इमरान खान ना सिर्फ मीडिया से गुफ्तगू में एमनेस्टी पर तनकीद करते रहे बल्कि ट्वीट्स भी करते रहे। उनका मौक़िफ़ रहा कि इसके ज़रिए काला धन सफ़ेद किया जाता है। जबकि दिलचस्प बात यह है कि खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी 2002 में परवेज़ मुशर्रफ के दौर में लाई गई एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया था और अपनी लंदन की जायदाद को जाहिर किया था। और अब उनकी बहन अलीमा खान ने 2018 में एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाकर अमेरिका की जायदाद जाहिर कर दी है। अलीमा खान की अमेरिका की जायदाद सामने आने के बाद ऑपोजिशन हुकूमत पर तनकीद कर रही है, बराह रास्त इमरान खान पर तनकीद कर रही है। और सिर्फ इमरान खान पर तनकीद नहीं कर रही है बल्कि ऑपोजिशन एक ऐसा केस बनाने की कोशिश कर रही है जिसमें दो बहुत ही मोतबर और ज़बरदस्त काम करने वाले, गरीबों को फ़ायदा पहुंचाने वाले इदारों पर भी सवाल उठा रही है। ऑपोजिशन इस पूरे मामले पर हुकूमत के खिलाफ केस बनाने की कोशिश कर रही है। नून लीग के साथ साथ पीपल्स पार्टी भी इस मामले पर मुतहर्रिक नजर आ रही है। आज पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी बहन अलीमा खान का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने का मुतालबा कर दिया। जो लोग कल तक आसिफ अली जरदारी साहब की खुफिया प्रॉपर्टी को उसका इंकशाफ करके और उनको डिस्क्वालीफाई करवाने जा रहे थे, और अब ये चूँकि अलीमा खान साहिबा की अभी तो ये 3 निकली हैं प्रॉपर्टियाँ, लेकिन अभी सुना है कि और भी बहुत सारी और बहुत सारे ममालिक में निकलने वाली हैं। मुतालबा मैं बार बार कर रहा हूँ कि शौकत खानम मेमोरियल के लिए जो चंदा और ज़कात और खैरात इकट्ठी की जाती है उसका फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। जितनी तेज़ रफ्तारी से पीपल्स पार्टी की क़यादत का नाम ECL में डाला गया था, अलीमा खान साहिबा का नाम भी ECL में डाला जाए। अपोजिशन एक जैसे रवैये का मुतालबा कर रही है, मगर तहरीक इंसाफ ये समझती है कि अलीमा खान खुद मुख्तार हैं। वो गुज़िश्ता 20 साल से बिजनेस कर रही हैं। ये बात दुरुस्त भी है कि अलीमा खान खुद मुख्तार हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की डिपेंडेंट नहीं है, वो पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं है, मगर वो जिस पोजीशन पर रही हैं वो हुकूमत के लिए मुश्किलात का बाइस बन सकती है। क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की लंदन की जो जायदाद थी जिसे बाद में फ़रोख्त कर दिया गया था, इन्होंने जिस पर एमनेस्टी स्कीम भी ली थी, वो एक ऑफशोर कंपनी नियाजी सर्विसेज की मिल्कियत में थी, जिसकी डायरेक्टर खुद अलीमा खान रही हैं। यानी जो जायदाद इमरान खान साहब की जो फ्लैट था वो नियाजी सर्विसेज में था और नियाजी सर्विसेज की डायरेक्टर अलीमा खान थी। इस नियाजी सर्विसेज में इमरान खान के फ्लैट का किराया और किताब की रॉयल्टी से आने वाली आमदनी भी आती रही और इसकी डायरेक्टर अलीमा खान थी। सिर्फ यही नहीं है, अलीमा खान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए इंतखाबी मुहिम भी चलाती रही हैं। 2013 के इंतखाबात के दौरान अलीमा खान ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पुराने हल्के इन्हें 122 की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया, मुख्तलिफ मकामात के दौरे भी किए और ख़वातीन के साथ मिलकर कुछ इज्तिमात से खिताब भी किया। सिर्फ यही नहीं, अलीमा खान का 14 साल तक जायदाद जाहिर ना करना और फिर एमनेस्टी से फ़ायदा उठाकर 2018 में जाहिर करना, जो कानून के मुताबिक है। हम बार बार कह रहे हैं कि एमनेस्टी से फ़ायदा उठाना अलीमा खान का कानून के मुताबिक है, मगर अपोजिशन इस मामले को स्कैंडलाइज करने की कोशिश कर रही है। इसलिए हुकूमत की जिम्मेदारी है कि एक वाज़ेह मौक़िफ़ के साथ सामने आए। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने इस हवाले से ट्वीट किया कि क्या थे वो ज़राए जिससे अलीमा खान ने अरबों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी। असल में अलीमा बाजी इमरान खान की बेनामीदार है। ज़राए का सुराग शौकत खानम की फंड रेजिंग और नमल यूनिवर्सिटी के बोर्ड हैं। मरियम औरंगज़ेब ने आखिर में सवाल किया कि कब बनेगी JIT। मरियम औरंगज़ेब की तनकीद पर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने जवाबी ट्वीट में कहा कि जब ज़िंदगी में खुद कोई भलाई का काम नहीं किया तो शौकत खानम और नमल जैसे इदारों को मुतनाज़े ना बनाएं, वो भी अपनी मरहूम सियासत को नई जिंदगी देने के लिए। अलीमा खान मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म नहीं रही और तमाम जायदाद उन्होंने खुद डिक्लेयर की है। अब यहाँ तक तो बात बताई फवाद चौधरी साहब ने, मगर ये नहीं बताया कि डिक्लेयर 2018 की एमनेस्टी स्कीम में की है। हम भी कल की स्टोरी के लिए जब हुकूमती वुज़रा से राब्ते करते रहे और वो वुज़रा जो बाकायदा तौर पर रेवेन्यू और ये सारे के सारे मामलात देखते हैं, तो वो यही कहते रहे कि अलीमा खान ने ये जायदाद डिक्लेयर की है। इस बात को नहीं बताते रहे कि 2017 के बाद 2018 में नून लीग की दी गई वो एमनेस्टी स्कीम जिस पर इमरान खान साहब तनकीद कर रहे थे और कह रहे थे इक़्तिदार में आके एक एक को देखेंगे जिसने एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा लिया है और ये डाकुओं को फ़ायदा पहुँचाना है, उसके तहत अलीमा खान ने यह जायदाद डिक्लेयर की है। अब तहरीक इंसाफ का यह मौक़िफ़ बहरहाल दुरुस्त है कि शौकत खानम और नमल जैसे इदारों को मुतनाज़े ना बनाया जाए, क्योंकि ये दोनों ऐसे इदारे हैं जो पाकिस्तान के दूसरे इदारों के लिए किसी रोल मॉडल से कम नहीं है। नून लीग बार बार इन इदारों पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाती रही, मगर आज तक 1 रुपये की करप्शन भी साबित नहीं कर सकी और अब तक ये पाकिस्तान के बेहतरीन इदारे तसव्वुर किए जाते हैं। मगर अलीमा खान की इन दोनों इदारों में एक पोजीशन है, वो इन दोनों इदारों की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की रुकन है।
इन बेहतरीन इदारों में ऐसी पोजीशन रखते हुए अलीमा खान का दुबई की जायदाद जाहिर ना करना, फिर उस पर जुर्माना देना, उसके बाद अमेरिका की जायदाद 2004 से 2017 तक जाहिर ना करना, फिर 2018 में एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाकर उसको जाहिर करना, वो एमनेस्टी स्कीम जिस पर खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तनकीद कर रहे थे, इन दोनों बासलाहियत और बावकार इदारों पर ऑपोजिशन को बगैर किसी सबूत के उंगलियां उठाने का मौका फराहम कर रहा है और इनकी साख को मुतासिर कर सकता है, जो और किसी का नहीं, गरीब आदमी का नुकसान होगा, जिसका इलाज शौकत खानम जैसे बेहतरीन अस्पताल में होता है और जिसका बच्चा नमल जैसी बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। इसलिए हुकूमत को संजीदगी से इन मामलात को देखना होगा और इस हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाना होगा। अगर ये दो बिजनेस पार्टनर्स का मसला है, अगर गैर कानूनी काम किया अलीमा खान ने, टैक्स बचाया अलीमा खान ने, प्रॉपर्टी छुपाई अलीमा खान ने और मसला था उनका अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, तो वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाना होगा, क्योंकि अपोजिशन ये सीधा सीधा एक बयानिया बना रही है कि ये इमरान खान की जायदादें हैं। इससे पहले जब अलीमा खान की दुबई की जायदाद का मामला सामने आया तो वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का कहना था कि कोई गैर कानूनी बात हुई तो तहकीकात करेंगे। दुबई की जायदाद का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, मगर अब ये नया मामला सामने आ गया है जिसे अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ बाकायदा तौर पर स्कैंडलाइज कर रही है और हुकूमत उसे ठीक तरीके से हैंडल भी नहीं कर पा रही है, जवाब भी सही तरीके से नहीं दे रही है। हमने आपको बताया कल तक सिर्फ ये जवाब दिया था कि ये जायदाद है मगर अलीमा खान ने डिक्लेयर की हुई है। हमने बताया आपको कि 2017 तक नहीं की थी, 2018 में की है और आज हम आपको बता रहे हैं कि एमनेस्टी स्कीम के तहत की है। हुकूमत के पास अभी तक इसके हवाले से कोई जवाब नहीं है, अलीमा खान कोई जवाब नहीं दे रही हैं। ये प्रोग्राम का प्लेटफॉर्म हाजिर है, अलीमा खान आकर अपना मौक़िफ़ देना चाहें, हुकूमत अपना मौक़िफ़ देना चाहे। हमने आज भी हुकूमती वज़रा से इस हवाले से रब्ता किया, शहजाद अकबर साहब से भी रब्ता किया। अगर मौक़िफ़ है आइए दीजिए कि ये क्या आखिर मामला है और हुकूमत इस हवाले से क्या करेगी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। नैब के ऊपर अपोजिशन तो ये तनकीद करती ही है कि वो आला-ए-कार के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। अब सीनियर वज़ीर अलीम खान भी बाकायदा तौर पर कह रहे हैं कि नैब जो है वो उनके खिलाफ इस्तेमाल हुआ और किस तरीके से इस्तेमाल हुआ, ये बड़ी दिलचस्प कहानी आपके सामने रखेंगे। नैब के खिलाफ अब हुकूमत के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं, शिकायत सामने आ रही हैं। खुद वज़रा भी अब ये समझ रहे हैं कि नैब इस्तेमाल हो रहा है, नैब की कारकर्दगी दुरुस्त नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तेलात फवाद चौधरी के बाद अब पंजाब के वज़ीर बल्दियात और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अलीम खान ने भी नैब की इंक्वायरी के हवाले से सवालात उठाए हैं। अलीम खान ने समा टीवी से बात करते हुए कहा कि 2015 से 2018 तक कभी नैब में नहीं गया, मगर जब रुकने पंजाब असेंबली बना तो मुझे बुलाया गया और MPA बनने के 15 दिन के अंदर 4 से 5 बार नैब में बुलाया गया, लेकिन अब नहीं बुलाया जा रहा। जब अलीम खान से पूछा गया कि उनके खिलाफ कोई साजिश हुई है तो उन्होंने कहा जिसने भी की है अल्लाह उसे खुश रखे। बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं अलीम खान के इस इंटरव्यू के हवाले से। जाहिर है उस वक्त हुकूमत तो नून लीग की नहीं रही थी, केयर टेकर हुकूमत थी, MPA वो बन चुके थे। सवाल पैदा हो रहा था कि पंजाब का वज़ीर आला कौन बनेगा, तो साजिश अलीम खान के खिलाफ कौन कर रहा था और नैब उसमें कैसे इस्तेमाल हो रहा था, और अगर उसी वक्त नैब उनको बुला रहा था उसके बाद नहीं बुलाया तो अपोजिशन का सवाल उठ रहा है कि हुकूमती अराकीन को आप नहीं बुलाते, हमारे अराकीन को आप गिरफ्तार कर लेते हैं। खुद अलीम खान बता रहे हैं कि उन्हें नहीं बुलाया जा रहा। समा टीवी पर इस इंटरव्यू के नशर होने के बाद पंजाब के वज़ीर बल्दियात अलीम खान की तरफ से वजाहत आई और उनके तर्जुमान ने कहा कि इंटरव्यू को गलत अंदाज में नशर किया गया। अलीम खान ने जो बातें नहीं कहीं वो नशर की जा रही हैं। अलीम खान के इंटरव्यू को वाज़ेह तौर पर तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, लेकिन कौन सी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है ये नहीं बताया। मगर अब अहम बात यह है कि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी इंतखाबात में कामयाबी के बाद जब अलीम खान को नैब की तरफ से बार बार बुलाया गया तो उस वक्त भी उन्होंने नैब की तलबी की टाइमिंग पर सवालात उठाए थे। मुझे 2-3 दिन पहले जो नैब का नोटिस इशू हुआ, इसकी टाइमिंग जो है वो मैं समझता हूँ कि वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि वो अगर तहकीकात हो रही हैं तो ये किसी प्रोजेक्ट के बारे में नहीं हो रही, ये किसी करप्शन के बारे में नहीं हो रही, ये लिविंग बियॉन्ड मीन्स के बारे में हो रही है। अच्छा। तो लिविंग बियॉन्ड मीन्स मुझे 2007 के बाद 2008 में पूछना चाहिए था ना, 2009 में पूछना चाहिए था। 11 साल बाद जब मैं वजीर हट गया हूँ, 11 साल बाद याद आया कि मैं लिविंग बियॉन्ड मीन्स हूँ। बिल्कुल यही बातें अपोजिशन करती है कि लिविंग बियॉन्ड मीन्स का केस बना देता है नैब, एसिड बियॉन्ड मीन्स का केस बना देता है नैब। यही बातें अलीम खान ने की थी और उस वक्त भी कहा था कि टाइमिंग बड़ी अहम है। और उस वक्त क्या नैब इस्तेमाल हो गया कि अलीम खान वज़ीर आला ना बने और भरपूर तरीके से 15 दिन के अंदर 4 दफ़ा बुला लिया और उसके बाद बुलाए नहीं। उस वक्त भी अलीम खान ने किसी दबाव की तरफ इशारा किया और अब एक बार फिर जब उनसे साजिश के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने इसका इनकार नहीं किया। नैब अलीम खान के खिलाफ तहकीकात कर रहा है और उनकी ऑफशोर कंपनियों और आमदनी से ज़ायद असासों के इल्ज़ामात पर इंक्वायरी कर रहा है, मगर ये इंक्वायरी
अब आगे क्यों नहीं बढ़ रही? अलीम खान के खिलाफ तहकीकात के हवाले से नवंबर 2018 में हमने अपने प्रोग्राम में डीजी नैब लाहौर मेजर रिटायर्ड शहजाद सलीम से पूछा था, तो उन्होंने कहा कि अलीम खान की बैरून मुल्क जायदादें हैं, वहां से MLAs मंगवाए हैं, इसलिए वक्त लग रहा है। आपने परवेज इलाही, मोनिस इलाही, अलीम खान से नहीं पूछा पाकिस्तान में आपके कितने असासे हैं, क्योंकि वो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, इन्फ्लुएंस अगर वो कर सकते हैं, इस वक्त रिकॉर्ड को तब्दील कर सकते हैं, तो पावर पोजीशन में वो हैं, उनसे नहीं पूछा आपने? वो जितने उनका जितना रिकॉर्ड है वो सारे का सारा हमारे पास सेफ पड़ा। ये केस उनका सन 2000 से चल रहा है, 18 साल हो गए इनका केस चल रहा है। तो उनके पास जो एविडेंस यहाँ पे है, उनका सारा मसला ये है कि जो उनकी बाहर प्रॉपर्टीज अलेज हैं उसका हम कंफर्म कर रहे हैं ताकि वो हमारे पास आ जाए तो हम उसे कंप्लीट करें। जब खबरें आ रही थी अलीम खान के चीफ मिनिस्टर बनने की, तो जुलाई के आखिर में 2 दफ़ा, फिर अगस्त के शुरू में एक दफ़ा आपने उन्हें बुलाया। जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर नहीं बने तो फिर वो केस कहाँ गया? वो उस वक्त तो बहुत तेजी से चल रहा था अलीम खान के खिलाफ केस। उन्होंने कहा भी कि मेरा केस जो है वो समझ में नहीं आ रहा। कोई तेजी से नहीं चल रहा था। जो उसका रिदम होता है वो वादे करके जाते थे कि मैं 2 दिन बाद ये चीज़ दे दूंगा, वो इसीलिए बुलाया जाता था, वो खुद कह के जाते थे। तो फिर क्या हुआ? हम नहीं बुलाते थे, वो खुद अपनी डेट दे के जाते थे हमें यहाँ पे। फिर क्या हुआ उस केस का? वो चल रहा है। मैंने आपसे अर्ज किया ना कि MLA पेंडिंग है, उनकी बाहर से हम जो उनके डॉक्यूमेंट्स है उसका इंतजार कर रहे हैं। वो जो ही आएंगे ये केस आगे चलेगा और आप देखिएगा, आप फिर प्रोग्राम कीजिएगा और आपको नजर भी आएगा। मगर पैनामा के अंदर उनकी जो कंपनीज हैं, इतने सारे लंदन में फ्लैट्स हैं, उन्होंने टोटल 29 मिलियन यानी तकरीबन 3 करोड़ के आसपास की उनकी मालियत बताई हुई है। कराची में एक फ्लैट नहीं मिलता, लंदन में उनके इतने सारे फ्लैट्स उन्होंने उसमें बताए हुए हैं। तो आपने उनकी आमदनी क्या है क्या नहीं है और रिकॉर्ड ना वो चेंज कर दें, इसके ऊपर उन्हें गिरफ्तार करने की आपको जरूरत नहीं पेश है। कागज इन्हीं चीज़ों के लिए हम उनके कागज मांग रहे हैं जो हमें बाहर की हुकूमतों से चाहिए। जो ही वो आ जाएगा इनके बारे में फैसला हो जाएगा। अभी अजीब सी बात है कि अब नहीं बुलाया जा रहा, अब MLAs के तहत इंतजार हो रहा है। उस वक्त फौरी तौर पर इतना ज़्यादा बुलाया जा रहा था, वो कह रहे हैं अलीम खान खुद डेट देकर जाते थे। ये तो हुकूमत जब से आई है, जो हुकूमत के एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह हैं शहजाद अकबर साहब, वो दावेदार हैं कि हमने तो हुकूमतों से नए मुआहदे कर रहे हैं, तेज़ी से मालूमात आएगी। वो क्या सिर्फ अपोजिशन की आ रही है? क्योंकि नैब MLAs के तहत अलीम खान की प्रॉपर्टीज़ की तफसीलात का इंतजार कर रही है। अलीम खान खुद शिकवा कर रहे हैं कि जब MPA बना, वज़ीर आला बनने वाला था, वज़ीर आला बनने के हवाले से नाम आ रहा था, तो इतनी ज़्यादा दफ़ा मुझे बुलाया जा रहा था। जिसने साजिश की अल्लाह उसे खुश रखे। अगर देखा जाए तो अलीम खान के खिलाफ केस काफ़ी पुराना है। अगर उनकी पेशियों के लिहाज से भी देखा जाए तो 6 माह हो गए, MLA का जवाब नहीं आया। और तो और DG नैब के इंटरव्यू को भी 2 माह से ज़ायद हो रहे हैं, मगर अब तक ना कोई पेशरफ सामने आ सकी है, ना ही नैब ने अलीम खान को दोबारा तलब किया है। खुद अलीम खान भी इस पर सवालात उठा रहे हैं। पुराना केस है मगर अब तक पेशरफ नहीं हुई है, और पेशरफ उस वक्त हुई जब अलीम खान का नाम वज़ारत आला पंजाब के लिए सामने आया, और जब अलीम खान पर तनकीद हुई, उनके नाम पर एतराज़ उठा, और फिर जब इमरान खान ने वज़ारत आला के लिए उस्मान बुज़दार का नाम फाइनल कर दिया, तो मामला अचानक सर्द खाने की नज़र हो गया, जो खुद अलीम खान को भी नहीं समझ में आ रहा। अलीम खान के साथ साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को भी नैब से शिकायत है। गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन नैब ने उन्हें जवाब भी दिया, मगर फिर चेयरमैन नैब के जवाब पर फवाद चौधरी ने हमारे प्रोग्राम में नैब को जवाब दिया कि वो समझते हैं कि नैब वज़ीर आज़म के खिलाफ 1.5 साल से तहकीकात कर रहा है, मगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका है। कल हमारे प्रोग्राम में उन्होंने क्या कहा, देखिए। इससे नैब की तौकीर में कोई इजाफा नहीं होता। जो वो फरमा रहे थे कि इससे एक इज़्ज़त में इजाफा होता है कि वज़ीर आज़म भी सामना कर रहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी सामना कर रहा है, जी बिल्कुल भी इससे तौकीर में इजाफा नहीं होता। इससे लगता ये है कि आपका निज़ाम इस कदर एक इस्तेमाल किया जा सकता है कि आप वज़ीर आज़म के मुल्क के वज़ीर आज़म के ऊपर 27-28 लाख के ऊपर एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है 1.5 साल से मुकदमा लेके बैठ जाएगी। ना कोई मुकदमा है, ना कुछ है, ना आपसे चल पा रहा है। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के ऊपर जो मुकदमा है वो तवाज़ुन से बाहर है, और उसके नतीजे में एक बुरा प्रेसिडेंट पैदा हो रहा है, और इसलिए नैब को इस मुकदमे को फौरी तौर के ऊपर ख़त्म करना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि नैब का जो निज़ाम है वो इस्तेमाल हो रहा है। ये अपोजिशन नहीं कह रही है, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कह रहे हैं। नैब उस वक्त इस्तेमाल हो गया जब MPA बने थे अलीम खान साहब, और उन्हें बार बार बुलाया। अपोजिशन नहीं कह रही, अलीम खान साहब कह रहे हैं। तहरीक इंसाफ को भी अब नैब से शिकायत हो रही हैं। अलीम खान समझते हैं कि नैब इस्तेमाल हुआ, वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि उनका निज़ाम इस्तेमाल होता है। कौन इस्तेमाल कर रहा है? अलीम खान साहब को हमने दावत दी थी कि प्रोग्राम में आइए, बारहा हमने रब्ता किया कि प्रोग्राम में आइए और बताइए, मगर वो प्रोग्राम में नहीं आए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। नवाज शरीफ के लिए अगला हफ्ता बहुत ज़्यादा अहम है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए आने वाले दिन बहुत अहम है, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि उनकी बेटी मरियम नवाज से मुतालिक भी अहम फैसले आ सकते हैं, और उनकी ज़मानत पर रिहाई
दोबारा कैद में बदल सकती है। इस हवाले से पीर को सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच अहम केस की समाअत करने जा रहा है, लेकिन इससे पहले लाहौर की कोट लखपत जेल में कैद नवाज शरीफ की तबीयत की खराबी की खबरें सामने आ रही हैं। इस हवाले से मरीम नवाज ने अपने ट्वीट में लिखा है कि नवाज शरीफ के डॉक्टरों ने सारा दिन मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं दी गई। मरीम नवाज ने मजीद लिखा है कि नवाज शरीफ के बाजू में दर्द है, ये एंजाइना हो सकता है और पेचीदा मेडिकल हिस्ट्री की वजह से नवाज शरीफ को काबिल एतमाद डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। मरीम नवाज का इल्जाम है कि डॉक्टरों को नवाज शरीफ से मिलने नहीं दिया गया, लेकिन वजीर आला पंजाब के तर्जुमान का कहना है कि जेल के डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ के तिब्बी मुआयने के बाद उनकी तबीयत को ठीक करार दिया है और वक्त खत्म होने की वजह से उनके जाती मुआलिज को कल मुलाकात के लिए कहा गया है। अब 2 दिन बाद यानी पीर 14 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच अहम समाअत करने जा रहा है। यह समाअत नवाज शरीफ और मरीम नवाज की एवनफील्ड रेफरेंस में सजा मुअत्तली के हाई कोर्ट के फैसले से मुताल्लिक है, जिसके खिलाफ नैब ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने नैब की अपील पर लार्जर बेंच तश्कील देते हुए समाअत मुकर्रर की है। अब एक तरफ हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नैब की अपील सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच सुनेगा, तो दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज ही अल अजीजिया रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ मरकजी अपील और उसके साथ सजा मुअत्तली की दरख्वास्त भी 21 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर क़ियानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच इसकी समाअत करेगा। अब एक तरफ नवाज शरीफ और नैब अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस के एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमने सामने हैं, तो दूसरी जानिब एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ और मरियम नवाज की एवनफील्ड रेफरेंस में सजा मुअत्तली के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नैब की अपील पर पीर को सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सजा मुअत्तली के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर नैब की अपील पर 14 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर किया और इसके लिए लार्जर बेंच तश्कील दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में इस बेंच में जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस मजहर आलम शामिल होंगे। एहतसाब अदालत ने गुज़िश्ता साल जुलाई में एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को 10 साल और मरियम नवाज को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सितंबर में मुअत्तल कर दिया था, जिसके खिलाफ नैब सुप्रीम कोर्ट चली गई। नैब ने सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सजा मुअत्तली के फैसले का जायजा लिया जाए, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ना नैब की अपील सुनी और ना ही शवाहिद का जायजा लिया और सजा मुअत्तली का फैसला दे दिया। अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब की दरख्वास्त पर इब्तिदाई समाअत की और फिर 12 नवंबर को नैब की अपील का जायजा लेने के लिए लार्जर बेंच बनाने का फैसला किया और अपने इस फैसले में 17 सवालात उठाए और कहा था कि लार्जर बेंच इन 17 सवालात का जायजा लेगा। उनमें से 2 सवालात इंतहाई अहम थे, जिसमें पहला अहम सवाल यह था कि क्या सजा मुअत्तली के केसेस में केस की मेरिट पर बहस की जा सकती है और उस पर हतमी फाइंडिंग्स दी जा सकती हैं, जैसा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने तहरीरी फैसले में दी। क्या इसकी आइन में इजाज़त है? और दूसरा अहम सवाल यह था कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट सजा मुअत्तली की दरख्वास्त उस वक्त सुन सकता है जब पहले से मरकजी अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हो गई थीं। ये सवालात उठाने के बाद अदालत ने समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी थी, मगर फिर मुकर्ररा तारीख पर इसकी मज़ीद समाअत नहीं हो सकी थी। लेकिन अब 14 जनवरी को लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा। इस अहम केस से मुतालिक सवाल ये उठ रहा है, क्या 2 दिन में सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच नैब की अपील को निपटा देगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर कानूनी सवालों का जायजा ले सकेगा? क्योंकि 17 जनवरी को चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार रिटायर्ड हो जाएंगे, तो क्या 2 दिन में ये दरख्वास्त निमट जाएगी? अगर नहीं तो क्या फिर इस मामले पर नया बेंच बनेगा? इस हवाले से एक और अहम बात यह भी है कि इस बेंच के का जो फैसला होगा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर असरअंदाज होगा, क्योंकि अब उसने दूसरे केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त सुननी है, तो ये जो बेंच फैसला करेगा वो बहुत ज़्यादा अहम होगा। सलमान अकरम राजा साहब माहिर कानून इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान अकरम राजा साहब बहुत शुक्रिया। सब 17 सवालात हैं, 14 तारीख को समाअत है, 2 दिन होंगे, उसके बाद ज़ाहिर चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएंगे। आपको लगता है 17 सवालात एड्रेस हो सकते हैं 2 दिन के अंदर अंदर, नया बेंच नहीं बनाना पड़ेगा? नहीं, हो सकती है समाअत जी। देखिए, जो सवालात हैं उनका तयन कर लिया गया है और ऐसा नहीं है कि तमाम कोई शहादत को बहुत गहराई में जाकर परखना है। ये मामला जो है बादियुन नज़र वाला है, क्योंकि सज़ा की मुअत्तली हुई है, सज़ा को भी रद्द नहीं किया गया। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है जिसमें सज़ा को मुअत्तल किया गया है, उसको जो परखने का पैमाना है वो यही है कि क्या बादियुन नज़र में मुकदमा बनता था या नहीं बनता था।
लिहाजा बिल्कुल मेरी नज़र में 2 दिन में इसका फैसला हो सकता है। तो बड़ी अहम बात है, मगर ज़ाहिर एक सवाल ये बड़ा अहम है कि जब मरकज़ी अपीलें लगी हो तो क्या सज़ा मअतली का फैसला सुना जा सकता है? अब सुप्रीम कोर्ट में तो अल अजीज़िया रेफरेंस के खिलाफ भी मरकज़ी अपील भी और सज़ा मअतली का भी अपील कर दी है नवाज शरीफ साहब ने, और उसकी तारीख भी लग गई है। अगर इसमें यह फैसला किया जाता है तो फिर वो मुतासिर हो सकता है जो अल अजीज़िया का केस है? नहीं, ज़ाहिर है अगर किसी कानूनी नुक्ते का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट करती है एवनफील्ड की अपील में, तो वो कानून तो तमाम मुल्क पर लागू होगा। और ज़ाहिर है अजीज़िया का जो मुकदमा है वहाँ जो उनकी अपील है या सज़ा मअतली की दरख्वास्त है, कानूनी जो नुकात हैं उनका जो भी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट करती है उनका असर होगा। ये बात कि क्या अपील जो मेन अपील है यानी कि सज़ा को रद्द करने की जहां इस्तदा की गई है उसके होते हुए क्या सज़ा को मुअत्तल किया जा सकता है, इस हवाले से एक मुरव्वजा तो एक सूरत हाल है कि सज़ा मुअत्तल नैब अदालत की हो जाया करती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला है, जो भी वो फ़ैसला करेंगे, जो भी कानून वज़ा होगा उसी का इतलाक़ होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर। बहुत शुक्रिया सलमान कबराजा इस हवाले से अपनी राय दे रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद जिक्र होगा एंकर पर्सन डॉक्टर शाहिद मसूद का, जिनकी राय से इख्तलाफ किया जा सकता है मगर वो कैद में है और उनके साथ जो सलूक हो रहा है उस पर सवाल उठ रहे हैं, गैर इंसानी सलूक होने के सवाल उठ रहे हैं। 1 माह 19 दिन हो गए हैं टीवी एंकर और साबिक MD PTV शाहिद मसूद जेल में हैं। इस अरसे में उनकी ना जमानत हुई और ना ही अभी तक फर्दे जुर्म आयद की गई। डॉक्टर शाहिद मसूद के खिलाफ PTV करप्शन केस में FIA तहकीकात कर रहा है। अदालत में उनकी पेशी होती है, रिमांड भी दिया गया। PTV करप्शन केस में शाहिद मसूद के साथ 2 और मुल्जिमान भी हैं जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने PTV में मुबैना करप्शन की थी मगर उन्होंने पैसे वापस कर दिए हैं। उनकी जमानत भी हो गई है, लेकिन डॉक्टर शाहिद मसूद जेल में हैं और पेशियों का सामना कर रहे हैं। जब भी वो अदालत में पेश होते हैं उनके हाथों में हथकड़ी लगी होती है। तासुर ये सामने आ रहा है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है। ये इंसानी वक़ार की तौहीन है, चाहे वो शाहिद मसूद हो या कोई और हो। अभी इल्ज़ाम लगा है, साबित नहीं हुआ है, मगर इसके बावजूद इतने अरसे से गिरफ्तार करके रखना, फिर साथ में चार्जशीट भी ना करना और इस तरीके से सलूक करना गैर इंसानी है। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की खुसूसी अदालत में डॉक्टर शाहिद मसूद को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब किया गया था। समाअत के दौरान शाहिद मसूद के वकील ने एतराज़ उठाया कि चालान में जो दफ़ात लगाई गई हैं वो बनती ही नहीं है। अदालत ने मुल्जिम के वकील के एतराज़ात सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया और शाहिद मसूद पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 18 जनवरी तक मौखर कर दी। शाहिद मसूद पर बतौर MD PTV जाली कंपनी को क्रिकेट मैचेस दिखाने के नशरियाती हुकूक देने का इल्ज़ाम है। शाहिद मसूद के साथ काशिफ रब्बानी और रोशन मुस्तफ़ा गिलानी शरीक मुल्जिम ठहराए गए। FIA के मुताबिक शाहिद मसूद ने जाली कंपनी के साथ क्रिकेट मैचेस के नशरियाती हुकूक का मुआहिदा किया। जिस कंपनी के साथ मुआहिदा किया वो इस काम का तजर्बा नहीं रखती थी। FIA के मुताबिक मुल्जिमान ने जाली शनाख्ती कार्ड पर अकाउंट खोला था और ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि उन्होंने PTV के लिए क्रिकेट मैचेस के नशरियाती हुकूक खरीदने के नाम पर 2 जाली कंपनियों को 3 करोड़ 70 लाख रुपए अदा किए। दोनों कंपनियों ने रकम लेने के बावजूद PCB की बोली में हिस्सा तक नहीं लिया। अब अहम बात यह है कि दोनों मुल्जिमान पैसे वापस कर चुके हैं, जमानत पर हैं। PTV के वकील का कहना है कि बाकी पैसे शाहिद मसूद को देना है। ये केस 2008 का है। 2015 में इस केस में पेशरफ सामने आई। शाहिद मसूद को शामिल तफ्तीश किया गया और 25 अक्टूबर 2018 को इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने सीनियर मसूद को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया था। 23 नवंबर को FIA ने PTV बदउनवानी केस में इदारे के साबिक MD डॉक्टर शाहिद मसूद को उबूरी जमानत मुस्तरद होने पर गिरफ्तार किया था और उस वक्त से वो FIA की तहवील में है। इसके अलावा शाहिद मसूद पर एक और इल्ज़ाम भी है। 28 नवंबर को डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने मोबाइल छीनने के इल्ज़ाम में एंकर पर्सन डॉक्टर शाहिद मसूद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। अब शाहिद मसूद के खिलाफ एक सहाफ़ी की जानिब से इस्लामाबाद पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई गई थी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि चंद दिन कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शाहिद मसूद ने सहाफ़ी से मोबाइल फ़ोन छीना और फ़ोन का तमाम डेटा डिलीट कर दिया। इस पर भी उनके हवाले खिलाफ केस बन गया। 29 नवंबर को शाहिद मसूद को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पूरा होने पर FIA की जानिब से ड्यूटी जज की अदालत में पेश किया गया। FIA ने अदालत से डॉक्टर शाहिद मसूद के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद करके उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 20 दिसंबर को PTV करप्शन केस में डॉक्टर शाहिद मसूद की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज किया। 22 दिसंबर को महफूज फैसला सुनाते हुए शाहिद मसूद की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। पेशी पर पेशी तो हो रही है लेकिन उनकी जमानत नहीं हो रही है।
आखिर क्या वजह है? डॉक्टर शाहिद मसूद के अलावा जिन 2 लोगों का नाम सामने आया उनकी जमानत तो हो गई, लेकिन शाहिद मसूद को उनकी गिरफ्तारी के बाद से कई मरतबा हथकड़ियां लगाकर अदालत में पेशी के लिए लाया जाता रहा है। जुर्म हुआ है तो कार्रवाई हो, बिल्कुल हो, केस भी फाइल हो, सजा भी हो, कानून के मुताबिक सजा हो। मगर डॉक्टर शाहिद मसूद के केस में वाज़े नजर आ रहा है कि उनकी जानबूझकर तज़हीक की जा रही है। हर शहरी के बुनियादी हुकूक हैं और बुनियादी हुकूक का भी बुनियादी सतून इंसानी वक़ार है। डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ रवैया गैर इंसानी है और इंसानी वक़ार की तौहीन है, इस बुनियादी सतून की तौहीन है। ऐसा उनके साथ ही नहीं, किसी भी मुल्ज़िम, किसी भी इंसान के साथ पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया में कहीं भी नहीं होना चाहिए। हुकूमत की जिम्मेदारी है, रियासती इदारों की जिम्मेदारी है कि एक शख्स के साथ ये रवैया किया जा रहा है तो इसके ऊपर नोटिस लिया जाए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार की रिटायरमेंट में सिर्फ 6 दिन रह गए हैं और रिटायरमेंट से पहले उनकी डैम्स की तामीर की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी, जिसका इजहार आज उन्होंने नई गज डैम की तामीर से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान किया और कहा कि ख्वाहिश थी कि मेरे होते हुए मामला हल हो जाता। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने नई गज डैम तामीर करने की सिफारिश नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी को कर दी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि इस तरह तो ये मामला नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी में जाकर फंस जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि ख्वाहिश थी कि मेरे होते हुए मामला हल हो जाता, मगर बाज़ ख्वाहिशें ही रह जाती हैं, जिस पर जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि अभी 1 हफ्ता बाकी है, यानी कि चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उसमें 1 हफ्ता बाकी है। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार 17 जनवरी को अपने ओहदे से रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने मुल्क में पानी की शदीद किल्लत के मामले पर अज़खुद नोटिस लिया था और जुलाई के पहले हफ्ते में स्टेट बैंक समेत तमाम बैंकों में डैम्स के लिए अतियात जमा करने के लिए अकाउंट मुख्तस करने की हिदायत और अपनी तरफ से भी डैम फंड में 10 लाख रुपए जमा कराए और दिसंबर में उन्होंने डैम्स के लिए मजीद 2 लाख रुपए जमा कराए। चीफ जस्टिस की हिदायत पर 6 मई को मुल्क में डैम बनाने के लिए फंड कायम किया गया और वो खुद भी डैम्स की तामीर के लिए फंड इकट्ठा करने में मुतहर्रिक रहे। उन्हें तवक्को थी कि ना सिर्फ मुल्क में मुकीम पाकिस्तानी बल्कि बैरून मुल्क से भी पाकिस्तानी डैम्स की तामीर में हिस्सा लेंगे। ज़्यादातर जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उन्हीं से अपील की गई। जब इमरान खान इक़्तिदार में आए वज़ीर आज़म बनने के बाद उन्होंने भी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से कहा कि इस डैम में अपना हिस्सा डालिए। इस हवाले से 9 जनवरी को रियामीर भाषा डैम और मोहम्मद डैम की तामीर से मुतालिक अमल दरामद केस की समाअत के दौरान कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ सामने आए और ये बात सामने आई कि जितनी रकम इस वक्त डैम फंड में इकट्ठी हुई है इससे कहीं ज़्यादा रकम उसके इश्तिहारात टीवी चैनल्स पर मुफ्त चला दिए गए हैं और अखबारात में छपे हैं। समाअत के दौरान गवर्नर स्टेट बैंक ने अदालत को फंड से मुतालिक तफसीलात से आगाह की। बैंक के मुताबिक डैम फंड में इस वक्त तक 9.1 अरब रुपए जमा हो चुके हैं और यह पैसा 50 से ज़ायद ममालिक से आया है। अटॉर्नी जनरल ने मीडिया की तारीफ करते हुए कहा और अदालत को बताया कि डैम फंड की तशहीर के लिए टीवी चैनल्स इश्तिहार चला रहे हैं और 13 अरब रुपए के मुफ्त इश्तिहारात चलाए जा चुके हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि डैम फंड के लिए हर चैनल ने काम किया है। चीफ जस्टिस ने मीडिया के इस किरदार की तारीफ की और कहा कि आज अगर डैम फंड की मुहिम बनी है तो इसमें मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। डैम फंड में अब तक 9.1 अरब रुपए जमा हुए हैं, जिसमें मुल्क में मुकीम पाकिस्तानियों के अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानी और सरकारी और प्राइवेट इदारों का भी हिस्सा है। मगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो कंट्रीब्यूशन है उसका अगर आप नंबर देखें तो बड़ा सवाल पैदा होता है, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से महज 1 अरब 21 करोड़ 89,04,854 रुपए जमा कराए गए हैं, जबकि मुल्क में मुकीम पाकिस्तानियों ने 7 अरब 92 करोड़ 45,60,624 रुपए जमा कराए और गुज़िश्ता साल जुलाई से अब तक 9 अरब 14 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। वजारत प्लानिंग के मुताबिक सिर्फ भाषा डैम बनाने के लिए 1450 अरब रुपए की ज़रूरत है। इस हवाले से जायज़ा लिया जाए तो 6 माह में अगर 9 अरब रुपए जमा हुए हैं तो 1441 अरब रुपए के लिए 100 साल से ज़ायद वक्त लगेगा, यानी मतलूबा रकम जमा करने के लिए एक तवील मुद्दत दरकार है। उस वक्त तक पता नहीं डॉलर की कीमत कहाँ होगी, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी तक 9 अरब रुपए जमा हुए हैं, 14 अरब रुपए के इश्तिहार चले हैं। अटॉर्नी जनरल अदालत को बता रहे हैं। अब देखते हैं कि हुकूमत इस हवाले से क्या करती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे पीर के दिन मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।